वेलकम टू फन फैक्ट्स। आज हम एक ऐसी हिस्टोरिकल डीप डाइव पर निकलने वाले हैं जो लिटरली किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं द अल्टीमेट रेबल, द ग्रेट सुभाष चंद्र बोस की। वेट, नेताजी जिन्होंने वो लेजेंडरी लाइन कही थी, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। एग्जैक्टली। और आज हम इस एक्सप्लेनर में डीकोड करेंगे कि ये सिर्फ एक कैची कोट नहीं था, बल्कि आजादी के लिए एक पूरी वॉर क्राई थी। चलिए शुरू करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये अल्फाज इतने पावरफुल थे ना कि इन्होंने उस वक्त एक पूरी जनरेशन को झकझोर कर रख दिया था। जब बाकी लोग कंप्लीटली पैसिफिज्म और नॉन वायलेंस के रास्ते पर थे, बोस ने एकदम ड्रामेटिक और मिलिटेंट अप्रोच चुना। सीरियसली मैन, इस कोट को आज भी सुनो तो गूज बम्स आते हैं। उनका क्लियर मैसेज था कि एब्सोल्यूट फ्रीडम के लिए एब्सोल्यूट एक्शन चाहिए। सेक्शन 1, द रेबल इज बॉर्न। तो ये रेवोल्यूशनरी आखिर पैदा कहां से हुआ? कैसे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ने बगावत का रास्ता चुना? बचपन से ही इनका माइंडसेट बाकियों से थोड़ा अलग था, राइट? बिल्कुल। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक की एक काफी एफ्लुएंट फैमिली में हुआ था। स्वामी विवेकानंदा की टीचिंग्स और स्पिरिचुअलिज्म का इन पर बहुत डीप इन्फ्लुएंस था। और इनका रेबल नेचर देखो। प्रेसिडेंसी कॉलेज से इनको रस्टिकेट कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने E.F. ओटन नाम के एक एरोगेंट ब्रिटिश टीचर को थप्पड़ मार दिया था। वेट, सीरियसली? उस टाइम पर ब्रिटिश राज में एक अंग्रेज टीचर को कॉलेज कैंपस में पीट देना, दैट इज क्रेजी। और आगे सुनो, इंग्लैंड गए, वहां की सबसे प्रेस्टीजियस इंपीरियल सिविल सर्विस यानी ICS एग्जामिनेशन में सेकंड रैंक लाए, लेकिन 1921 में उस हाईली कोवेटेड जॉब से आसानी से रिजाइन कर दिया ताकि अपने मेंटर्स CR दास के अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर सके। जस्ट इमेजिन, एक टॉप टियर वेल सेटल्ड करियर को लात मार देना सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन करने के लिए। इनक्रेडिबल सैक्रिफाइस। एब्सोल्युटली। लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उनका महात्मा गांधी के साथ एक प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल क्लैश हुआ। यहां किसी को गलत या सही नहीं कह सकते, दोनों के अप्रोचेस अलग थे। गांधी जी का फोकस अहिंसा और रूरल इकोनॉमी पर था और उनका मानना था कि नेशन बिल्डिंग पहले आनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बोस थे, उनका अप्रोच था मिलिटेंट। वो चाहते थे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और उनके लिए एब्सोल्यूट फ्रीडम एट एनी कॉस्ट सबसे पहले आती थी। दोनों का अल्टीमेट गोल इंडिया की आज़ादी ही था, बस रास्ता कंप्लीटली ऑपोजिट। बोस को लगता था कि सिर्फ अहिंसा से एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं मिलने वाली। राइट। यहां नेताजी की बुक द इंडियन स्ट्रगल का एक रेयर पब्लिशर्स नोट देखिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांधी जी इनको प्रिंस अमंग पेट्रियट्स बुलाते थे, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि 1939 में बोस को कांग्रेस की प्रेसिडेंसी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद की फैक्शन बनाई, द फॉरवर्ड ब्लॉक। और उनकी ये बुक द इंडियन स्ट्रगल, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंप्लीटली बैन कर दिया था। जब सरकार आपकी बुक बैन कर दे तो समझ लीजिए कि आप डेफिनेटली उनके लिए एक मैसिव थ्रेट बन चुके हैं। सेक्शन 2, द ग्रेट एस्केप। और थ्रेट इतना बड़ा हो गया कि ब्रिटिश अथॉरिटीज उन्हें अब किसी भी हाल में खुला नहीं छोड़ना चाहती थी। यहां से कहानी किसी रियल लाइफ स्पाई थ्रिलर जैसी बन जाती है। ओ, ये हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक और थ्रिलिंग फेज है। 1940 में बोस को कलकत्ता में हाउस अरेस्ट पे रखा गया। उन्होंने केयरफुली एक हंगर स्ट्राइक की प्लानिंग की ताकि जेल से निकलकर घर पर नजरबंद हो सके, एंड देन ही प्लान्ड एन इम्पॉसिबल ब्रेकआउट। जनवरी 1941 में वो कलकत्ता से एस्केप करते हैं। 19 जनवरी को पेशावर पहुंचकर अकबर शाह और भगत राम से मिलते हैं। 27 जनवरी को काबुल पहुंचते हैं, जहां उन्होंने एक्सिस एम्बेसी से हेल्प मांगी। फिर मार्च में मॉस्को और फाइनली 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी के बर्लिन में। एक सेकेंड होल्ड करो। ब्रिटिश इंटेलिजेंस, पुलिस और CID की आंखों में धूल झोंककर एक मल्टी कंट्री जर्नी बिना पकड़े क्रॉस करना, ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर उन्होंने अंडर द रेडार कैसे पुल ऑफ किया? इट इज लिटरली माइंड ब्लोइंग। मास्टरफुल डिस्गाइज की मदद से उन्होंने अपना भेस बदला और एक पश्तून इंश्योरेंस एजेंट बन गए जिसका नाम था जियाउद्दीन। क्योंकि उन्हें पश्तो भाषा नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने कंप्लीटली गूंगे और बहरे होने का नाटक किया। और उसके बाद अफगानिस्तान से सेफली निकलने के लिए उन्होंने एक फोर्ज्ड इटालियन पासपोर्ट यूज किया अंडर द नेम ऑरलैंडो मज़ोता। द एब्सोल्यूट ब्रिलियंस। जियाउद्दीन से लेकर ऑरलैंडो मज़ोता तक का ये सफर प्योरली सिनेमैटिक है। सेक्शन 3, आजाद हिंद फौज यानी द इंडियन नेशनल आर्मी। बर्लिन पहुंचने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि शायद जर्मनी से ज्यादा प्रैक्टिकल हेल्प जापान से मिल सकती है। यहां से शुरू होता है नेक्स्ट मैसिव चैप्टर। 1943 में जर्मनी से सबमरीन के जरिए साउथ ईस्ट एशिया आना वो अपने आप में एक एपिक जर्नी थी।
यस, सिंगापुर में आकर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की ऐसी लीडरशिप ली जिसने सब कुछ बदल दिया। 40,000 से ज्यादा इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर और मलयन सिविलियंस को रिक्रूट किया। सिर्फ आर्मी ही नहीं, इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया भी एस्टैब्लिश कर दी और उन्होंने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट भी रेज की, एक पूरी तरह से विमेंस कॉम्बैट यूनिट। उस जमाने में एग्जाइल में होते हुए एक इंडिपेंडेंट आर्मी खड़ी करना, ये उनकी शेयर ऑडेसिटी और विजन दिखाता है। उनकी आर्मी रीजन, रिलीजन और जेंडर के मामले में परफेक्टली डाइवर्स थी। बिल्कुल, और इस पूरे स्ट्रक्चर के पीछे नेताजी की एक पॉलिटिकल फिलॉसफी थी जिसे वो समयावादा कहते थे। इस कॉन्सेप्ट का एम ये था कि एक न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया को रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज और आपस में यूनिफाई करने के लिए कम्युनिज्म और फैशिज्म के सर्टेन ट्रेड्स को सिंथेसाइज किया जाए। उनके लिए नेशन बिल्डिंग के लिए एक हेवीली डिसिप्लिन्ड अप्रोच का होना बहुत जरूरी था। ही वॉज रियली थिंकिंग अहेड। एक हाइब्रिड और प्रैक्टिकल मॉडल प्लान कर रहे थे वो आजाद भारत के लिए। यस, लेकिन उनका फोकस सिर्फ प्लानिंग पर नहीं था, एक्शन पर था। ब्रिटिशर्स को हराने के लिए उन्होंने इंपीरियल जापान के साथ टेक्निकली और स्ट्रेटेजिकली अलाई किया। 1944 में रंगून से इंडिया पर डायरेक्टली एक इन्वेजन लॉन्च किया। इम्फॉल और कोहिमा की बैटल्स में आईएनए ने फियर्सली लड़ाई की। लेकिन एट द एंड उन्हें पीछे हटना पड़ा था, है ना? स्टार्वेशन और लॉसेस बहुत इंटरनल और हैवी थे। हाँ, काफी ट्रैजिक एंड था इस कैंपेन का। आईएनए को भारी नुकसान और स्टार्वेशन की वजह से रिट्रीट करना पड़ा, पर सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि इस रिबेलियन ने ब्रिटिश मिलिट्री को डीपली हिला दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब वो फ्रीली इंडियन ट्रूप्स पर रिलाई नहीं कर सकते थे अपना एम्पायर चलाने के लिए। सेक्शन 4, द फाइनल मिस्ट्री। लेकिन अब कहानी का फ्लो एकदम से चेंज होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर्स की हार होने के बाद एक ऐसी अनरिजॉल्व्ड और मिस्टीरियस ट्रू क्राइम घटना होती है जो आज तक डिबेट्स का हिस्सा है, द डिसअपीयरेंस, द अल्टीमेट क्वेश्चन। आखिर नेताजी के साथ उस दिन क्या हुआ था जब उनकी प्लेन मंचूरिया की तरफ जा रही थी? वेयर डिड ही गो? यही वो सवाल है जिसका एक क्लियर कट जवाब शायद किसी के पास नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट्स हैं और काफी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आइए इन बड़ी थियरीज को ऑब्जेक्टिवली ब्रेक डाउन करते हैं। 3 प्रिवेलिंग थियरीज हैं। पहली, द प्लेन क्रैश। ये ऑफिशियल स्टैंस है, सपोर्टेड बाय फिगर्स एंड शाहनवाज कमिटीज, कि ताइवान में क्रैश में 3rd डिग्री बोन्स की वजह से उनकी डेथ हुई। दूसरी थियरी, द यूएसएसआर स्केप। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी डेथ फेक की और रशिया एस्केप कर गए। इवन मुखर्जी कमीशन ने भी बाद में नोट किया कि क्रैश पूरी तरह प्रूव नहीं हो पाया। और तीसरी थियरी है द गुमनामी बाबा। वेट, वो होली मैन जो सीक्रेटली उत्तर प्रदेश में रहते थे 1985 तक? हाँ, बहुत से लोकल सपोर्ट करते हैं इस थियरी को, क्लेमिंग की हैंडराइटिंग और डीएनए मैचेस थे। हम यहाँ किसी भी थियरी को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, पर सोचने वाली बात जरूर है कि इन कवर अप्स और वाइल्ड पॉसिबिलिटीज ने इस मिस्ट्री को कितना लंबा खींचा। माइंड ब्लोइंग। अगर यूएसएसआर एस्केप या गुमनामी बाबा वाली बात एक्चुअली सच हुई तो ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस कवर अप्स में से एक होगी। फाइनल सेक्शन, नेताजीज एंड्योरिंग लेगेसी। चाहे उनका आखिरी वक्त जैसे भी गुजरा हो, उनका असर इस देश की हिस्ट्री पर परमानेंटली प्रिंट हो चुका था। उनके मिलिटेंट थ्रेट और आर्मी ने बेसिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश पकड़ को इंटरनली बहुत कमजोर कर दिया था। हम आज का ये एक्सप्लेनर इस प्रोफाउंड और हॉन्टिंग कोट के साथ खत्म करेंगे। अपने हंगर स्ट्राइक के दौरान उन्होंने ये शब्द कहे थे, द इंडिविजुअल मस्ट डाई सो दैट द नेशन मे लिव। ये वर्ड सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक इंसान ने अपना पूरा करियर, कंफर्ट और आखिरी सांस तक अपने देश को दे दी ताकि देश जिंदा रह सके। एक पावरफुल फाइनल थॉट जो हमें उनके अल्टीमेट सैक्रिफाइस की याद दिलाता है। सवाल वही रह जाता है कि उनके फाइनल दिनों में आखिर क्या हुआ होगा। हिस्ट्री की इस सबसे बड़ी मिस्ट्री का सच क्या है? कीप एक्सप्लोरिंग, कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद।